गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो आज हम बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद की लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद, नेपोलियन युग, मेटरनिख युग एवं जुलाई क्रांति के बारे में। ओके बच्चों, आज हम 1830 के क्रांति के प्रभाव एवं 1848 की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो में आगे बने रहिए। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि राष्ट्रवाद की जो भावना है यूरोप से जागृत हुई। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के इसको विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहे बच्चों। लेकिन फ्रांस में पूर्व की व्यवस्था यानी कि राजतंत्र को लाने के लिए वियना सम्मेलन होता है, जिसे मेटरनिख युग के नाम से भी जानते हैं बच्चों, जिसके परिणाम स्वरूप 2 क्रांति होती है, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। पिछले वीडियो में 1830 की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें चार्ल्स एक्स फ्रांस के जो शासक बनता है, वो राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने के कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई की क्रांति होती है, 1830 की क्रांति। और इसके 1830 की क्रांति का जो परिणाम हुआ था बच्चों, बुर्बो वंश के जगह पे आर्ले वंश को गद्दी सौंपी गई थी, जिसका राजा था लुई फिलिप। और आज हम इस वीडियो में 1830 की क्रांति का प्रभाव देखेंगे कि जो क्रांति हुई उसका क्या क्या प्रभाव हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। 1830 की क्रांति का प्रभाव इस प्रकार। जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इस क्रांति का प्रभाव यह हुआ बच्चों कि फ्रांस में वही सिद्धांत फिर से जीवित हो चुके हैं जो नेपोलियन ने शुरुआत करी थी, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांति का देन था। ठीक है बच्चों, तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध करना, यानी कि वियना सम्मेलन जो था राष्ट्रीयता की भावना को दबाना चाह रहा था फ्रांस में, लेकिन इस क्रांति के कारण वह निर्मूल सिद्ध हो चुका, मतलब इसे जड़ से उखाड़ फेंक दिए। यहाँ पे वियना कांग्रेस असफल हो चुका। ठीक है, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, यानी कि इस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता, राष्ट्र के प्रति प्रेम, देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति की भावना का विकास हुआ, यानी कि प्रस्फुटन माने विकास जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के, यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे, अलग अलग राज्य थे, देश थे, ठीक है बच्चों, जैसे फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, ये सारे जितने भी थे आपके, राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ देखते हैं अपने नोट्स में कि फ्रांसीसी क्रांति का जुलाई क्रांति का क्या प्रभाव था। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया, वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया, यानी कि जड़ से उखाड़ फेंका वियना सम्मेलन को। ठीक है, जिसे मेटरनिख युग के नाम से भी जानते हैं वियना सम्मेलन को, जो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है बच्चों, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का विकसित होना, ठीक है, विकसित
होना। सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनैतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनैतिक एकीकरण, जैसे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। यूनान और पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति, तत्कालीन व्यवस्था माने जो व्यवस्था अभी चल रहा था, उसके प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए और जिसके उपरांत आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ भी, जो आर्ले वंश का ये राजा था, उसके खिलाफ भी आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस के में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई। अब दूसरा देखते हैं सन 1848 ईस्वी की क्रांति, जिसे फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह पेरिस में हुआ था बच्चों, ठीक है, इसे याद रखिएगा। पेरिस में ये क्यों हुआ था, पहले कारण देखते हैं। लुई फिलिप एक, कोई भी क्रांति पढ़िए तो उसे दो भाग ऐसे बांट लीजिए, उसका कारण, उसके परिणाम। अगर इस तरह से आप क्रांति को अपने मन में दो क्वेश्चन पहले उठाइए, कोई भी क्रांति पढ़ने से पहले दो क्वेश्चन सोचिए कि क्रांति अगर हुआ क्यों था, तो इसके क्या कारण था, इसके परिणाम क्या हुए थे, आखिर किनके किनके बीच हुआ था, कहाँ हुआ था। क्रांति से जब भी क्वेश्चन आएंगे या कोई भी लड़ाई युद्ध हुआ हो, तो उस युद्ध से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, आप खुद ही सोचिए। उस युद्ध से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि किन किन पक्षों के बीच हुए हैं, कहाँ पे हुआ था, क्या कारण था उसका, और क्या परिणाम हुए थे। यही तो होता है, कोई भी युद्ध हो तो यही होगा कि किन दो पक्षों के बीच हुआ, कारण क्या थे। ठीक है बच्चों, तो कोई भी क्रांति पढ़िए, इतिहास में कुछ भी अगर लड़ाई या युद्ध के बारे में आप पढ़ते हैं, तो इन पहले सवालों को अपने मन में सोचिए, जिसके फलस्वरूप आप ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आपको पढ़ने में बहुत ही परेशानी होगी। तो हम देखते हैं कि पहले कारण क्या था। जैसा कि हमने देखा कि जुलाई क्रांति में बुर्बो वंश का अंत हुआ था और आर्ले वंश को गद्दी सौंपी गई थी, जिसका शासक था लुई फिलिप। यह उदारवादी तो था बच्चों, लेकिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था, यानी कि उदारवादी था, लिबरल था, लेकिन कैसा था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था, यानी कि अपने जो ये फायदा की बात सोचने वाला था बच्चों। महत्वाकांक्षी का मतलब जो सिर्फ अपनी फायदा की, अपने हितों की बात सोचे, अपने हित के लिए कानून बनाए। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति कहने का मतलब कि जो फ्रांस का शासन था, वो अब जुलाई क्रांति के बाद किसके हाथों में था, मध्यम वर्ग के लोगों के हाथों में आने लगा था। लेकिन इस नीति का अवलंबन किया, इसने विरोध किया और 1840 में इसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो गीजो को, ठीक है, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, वह किसी भी तरह के वैधानिक यानी कि कानूनी, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। कोई भी सुधार नहीं करना चाहता था, सामाजिक हो या पैसे कौड़ी से रिलेटेड हो, ठीक है, अपने देश के। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग जो अपने धन के आधार पर, वहां के जितने भी संसाधन हो, हर चीज पर अधिकार जताना चाहते हो, उन्हें पूंजीपति वर्ग कहा जाता है। पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभी रुचि नहीं थी, उनका कोई भी रुचि नहीं था, वो सिर्फ अपने हितों के लिए कानून बनाते थे, ठीक है, पूंजीपति वर्ग। और लुई फिलिप ने उन्हें ही साथ रखा बच्चों, जिसके पर तब क्या होगा कि जनता में असंतोष होगा, उनके लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, उनके हितों में कुछ भी नहीं कर रहा है ये लोग, तो वहां के लोगों में असंतोष होगी, फिर क्रांति होगा। कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी थे, यानी कि इनकी संख्या भी कम था, लेकिन शासन में कोई रुचि भी नहीं रखते थे। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक, किसके पास, लुई फिलिप के पास
कोई भी पास किसी भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं थे और ना ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। विदेश नीति कहने का मतलब कि अगर फ्रांस का किसी अदर कंट्री से कोई बात हो या मसला हो तो उसे उसमें सफलता ना पाना, उसके पास कोई ऐसी नीति नहीं थी, वह सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था, दूसरे कंट्री से हार जाना, ठीक है, पराजित हो जाना। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी वहाँ, ठीक है, जिसकी वजह से गीजों की आलोचना होने लगी। आलोचना माने शिकायत। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि सन 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी की क्रांति कहाँ हुई? तो पेरिस में, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया जहाँ जगह-जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी को त्याग कर कहाँ चला गया बच्चों? इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद तत्पश्चात मने उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र को घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर की सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। इससे यह बहुत इस लाइन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो 1848 ईस्वी का परिणाम क्या हुआ था, तो इसमें मताधिकार किसको? सिर्फ पुरुषों को बच्चों, महिलाओं को नहीं। 21 वर्ष से जो ऊपर हैं उनको मताधिकार का वोट देने की अधिकार प्रदान किया गया था। काम के अधिकार की गारंटी दी गई थी, यानी कि रोजगार देने की गारंटी दी गई थी। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई बना था। जल्द ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गए, झगड़े हो गए और फिर एक नया शासक बना, लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ बच्चों? इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित हो, यानी कि वहाँ संविधान बने, ठीक है, लोकतंत्र हो, लोगों का शासन हो। तो 1848 की क्रांति क्यों हुआ था? कारण क्या था बच्चों? कारण ये था कि लुई फिलिप के द्वारा स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीतियों का अवलंबन किया गया था और गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। गीजो जो प्रधानमंत्री बना वो बहुत ही ये था, उसके पास कट्टर प्रतिक्रियावादी था, ना ही उसके पास कोई भी ये कानून वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था वो। फिर जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? जनता में असंतोष व्याप्त हुआ। तो यहाँ हम नोट्स में देखते हैं बच्चों कारण, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 1848 ईस्वी की क्रांति को क्या किस नाम से जानते हैं? फ्रांस फरवरी की क्रांति। और ये कहाँ हुआ था? पेरिस में। कारण क्या थे? लुई फिलिप के द्वारा स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करना, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करना जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था, किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था, जिसके फलस्वरूप जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। अतः जनता ने 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई सॉरी गीजो को, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? गीजो एवं फिलिप के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, ठीक है। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया क्योंकि बहुत ही महत्वाकांक्षी था, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला था, जो अपने हितों के लिए कानून बनाते थे और उसके विदेश नीति बहुत ही दुर्बल थी, ठीक है। इसके शासन काल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्रांति हुई। परिणाम क्या हुआ इस क्रांति का? क्या परिणाम हुआ? 1848 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप लुई फिलिप जो आर्ले वंश का था, उसका अंत हो गया बच्चों, आर्ले वंश का, ठीक है। को जुलाई क्रांति में बुर्बो वंश की अंत हुई थी और 1848 ईस्वी की क्रांति में आर्ले वंश की
अंत हो गई। लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा, इंग्लैंड गद्दी का त्याग करना पड़ा और फ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी कि वहां संविधान की स्थापना हुई और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुआ। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ बच्चों। आगे नेक्स्ट वीडियो में इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो में थोड़ा ये नोट्स अच्छे से नहीं देख रहे हैं तो आपको लास्ट में हम इस तरह से दिखाते जा रहे हैं और आप इसे रोक कर नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से है 1848 की क्रांति। और उसके बाद है बच्चों, ये हम आपके लिए खुद नोट्स प्रिपेयर करते हैं बच्चों। ठीक है।